नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। सीजेपी छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक अंतरिम फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस आंदोलन के पुलिस पीड़ितों के मामलों की जांच किसी निष्पक्ष कमेटी से कराने का आदेश देने जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में इसकी जांच कराएगा? जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी की प्रतिक्रिया में ही कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। इसके बाद से उन्हें छात्रों और बेरोजगारों का विरोधी माना जाने लगा था। हालांकि इस पर उन्होंने सफाई भी दी थी, लेकिन तब भी उन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह से टिप्पणियां की जाती थी, उनकी आलोचनाएं होती थी। लेकिन आज जो फैसला उन्होंने दिया है वो उनके रुख में एक बदलाव का संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ताज़ा अस्थायी आदेश दिया है उस पर आज की चर्चा में हम विस्तार से इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने देश भर में सीजेपी आंदोलन में शामिल छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या जबरन कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में हिरासत में लिए गए उन सभी बच्चों को छोड़ दिया जाए जो नाबालिग है। नाबालिग से मतलब आमतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लिया जाता है। इसमें उन्होंने कोई भेदभाव के बिना कहा है कि जहां कहीं जिनको गिरफ्तार किया गया है उन सबको रिहा कर दिया जाए। हालांकि अदालत ने ये भी साफ किया है कि ये राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका पहले से ही कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि होने के आरोप हैं। अदालत ने यह भी कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस बर्बरता के आरोप पहली नज़र में ही निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं, लेकिन पुलिस ज़्यादातर मामले आपराधिक धाराओं में दर्ज करके बैठी हुई है। सवाल यह है कि जिन छात्रों या युवकों पर हिंसा के मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनका क्या होगा? सीजेपी के साथ समझौते में भी सरकार ने अपराधों के आरोपियों को रिहा करने पर कोई सहमति नहीं जताई है और ये कहा है कि सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। वैसे भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कोई अपराध नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने आज इसको दोबारे दोहरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस ने जो मामले दर्ज किए हैं वो क्या हैं। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और उसके आसपास जो प्रदर्शन हुए थे वहाँ पर हिंसा से संबंधित घटनाओं में करीब 20 मुकदमे दर्ज किए हैं। कहीं पर 15 कहा जा रहा है, कहीं 11 कहा जा रहा है। दरअसल पुलिस ने भी अभी तक ये नहीं बताया है कि कुल कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब इसमें से कुछ एफआईआर जो है वो संसद मार्ग थाने पर, कुछ कनॉट प्लेस थाने में और कुछ जो है कर्तव्य पथ थानों में दर्ज किए गए हैं। ये जितने मुकदमे हैं ये मुख्य रूप से संपत्ति को क्षति पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने और अवैध जमावड़ा से जुड़ा है। अब पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पथराव किया, पुलिस कर्मियों पर हमला किया, कुछ छात्रों पर चिली यानी कि ये जो मिर्च कहते हैं वो, या पेपर यानी जो गोल मिर्च कहते हैं उसका स्प्रे करने का भी आरोप है। सरकारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने का भी आरोप है। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप भी उन पर लगे हैं। इसी तरह से बिहार में जो बंद और प्रदर्शन के आयोजन किए गए उसमें भी बहुत सारे एफआईआर हो गए, कुल संख्या अभी तक पता नहीं है। पटना में सैकड़ों छात्रों को नामजद किया गया है। उसके अलावा
अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। और ये जो मामले दर्ज हुए हैं इसमें हत्या के प्रयास तक की धाराएं लगाई गई हैं। असम और बंगाल में भी एफआईआर दर्ज हुआ है, हालांकि इन दोनों राज्यों में ने ये कहा है कि वो मुकदमे वापस ले लेंगे। सवाल मुकदमा वापस लेने का नहीं है। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन या अवैध जमावड़ा वगैरह का आरोप है तो जाहिर सी बात है कि वो वापस हो जाएंगे। लेकिन ये जो ज़्यादातर मुकदमे BNS यानी भारतीय जो न्याय संहिता है उसको देखें तो उसमें धारा 221 में दर्ज हुआ है, ये सार्वजनिक सेवक के काम में बाधा पहुंचाना। धारा 121(1) ये सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाना। 132 सार्वजनिक सेवक पर हमला। 191 और 192 दंगा करना। 189 190 अवैध जमावड़ा। 223 अवैध आदेशों की अवज्ञा करना। 103 हत्या की कोशिश। 324 संपत्ति को क्षति पहुंचाना। उसके अलावा आर्म्स एक्ट 25, उसके अलावा और PDP एक्ट जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है। कुछ मामलों में षड्यंत्र की धाराएं जो हैं वो भी लगाई गई हैं। ये सारी धाराएं जो लगाई गई हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है, जिसमें कि पुलिस पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, अवैध प्रदर्शन पर आधारित है। अब ये अवैध प्रदर्शन वाली धाराएं तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस पर हमला के जो मामले हैं और संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने का जो मामला है उसका क्या होगा। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें दिल्ली में करीब 70 गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार में तो 694 700 तक गिरफ्तारियां बताई जा रही हैं। इसमें 339 या 40 जो हैं वो बच्चे बताए गए हैं। अब इन बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी के करीब 350 जो होंगे क्या उन पर कार्रवाई चलती रहेगी। असम में बहुत कम 13 के करीब गिरफ्तारियां हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के नेतृत्व में जब छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने संकेत दिया कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित की जा सकती है। हालांकि समिति के गठन से पहले अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों को जहां पर भी आंदोलन के दौरान हिंसा हुई है अपना पक्ष रिकॉर्ड पर, कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। अब इसमें पैलेट गन, पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों पर भी अदालत में सुनवाई के दौरान चिंता जाहिर की गई और उन आरोपों का संज्ञान भी लिया गया जिसमें कहा गया कि आंदोलनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई छात्र घायल हुए। एक छात्र के बारे में बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल है, उसकी आंख की रोशनी चली गई है। अदालत के सामने ये भी रखा गया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक बैटन का प्रयोग किया, कीलों वाली लाठियों का उपयोग किया। सादे कपड़ों में पुलिस वालों को तैनात किया गया जिन्होंने निहत्थे छात्रों और प्रदर्शनकारियों की पिटाई की। इन सभी आरोपों को अदालत ने संज्ञान में लेने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आंदोलन से जुड़े सभी CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग्स, वायरलेस संचार और डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो सुरक्षित रखे जाएं। अदालत ने ये भी आदेश दिया कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों का जो भी डिजिटल डेटा एकत्र किया गया है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी और निजी डेटा जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाए। हालांकि सरकार ने दूसरा पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में कई सारे आपराधिक तत्व यानी अपराधी घुसाए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत को बताया कि छात्र आंदोलन से बहुत सारे अपराधी जुड़ गए थे
प्रदर्शन में आ गए थे, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, उन्हें घायल किया गया, पुलिस कर्मियों को। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जांच निष्पक्ष तौर पर की जानी चाहिए, लेकिन पुलिस का मनोबल भी नहीं टूटना चाहिए। मेहता ने कहा कि संभव है कि कुछ आपराधिक और असामाजिक तत्व आंदोलन में शामिल हो गए हों, लेकिन मेरा नहीं मानना है कि छात्रों ने स्वयं हिंसा की होगी। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि आंदोलन में ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन पर बलात्कार और NDPS कानून के तहत पहले से मामले दर्ज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो आंदोलन तो होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसे आंदोलन स्वाभाविक है, लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन होते रहेंगे। पीठ ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी निर्देश जारी किया गया है, उनकी संशोधन और समीक्षा की भी आवश्यकता हो सकती है ताकि भविष्य में ऐसे हालात बेहतर तरीके से निपटे जा सके। तो ये जो मामला है वो हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति को रख रहा है जिसमें दो तरह की स्थितियां आ गई हैं। अब इसमें एक स्थिति तो उन बच्चों की है जो नाबालिग थे, उनको तो सरकार ने कह दिया है कि आप रिहा कर दीजिए। अब इसमें भी ये स्पष्टता नहीं है कि अगर नाबालिगों पर भी पत्थर चलाने का, पुलिस वालों को घायल करने का आरोप होगा तो क्या होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो कहता है कि नाबालिगों को रिहा कर दीजिए। इसके बाद दूसरा आता है कि जो छात्र हैं वो उन पर अगर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा है तो उसमें मामले में क्या होगा। और तीसरी बात ये आती है कि अगर जो अपराधी इसमें घुस गए थे उन पर क्या कार्रवाई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अपराधी इसमें आए थे और उनका पुराना रिकॉर्ड है तो उनमें कार्रवाई की जा सकती है। और इसी को लेकर के पुलिस जो है अब वहाँ जो फुटेज पुलिस के पास हैं उसको अपराधियों के रिकॉर्ड से मैच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन अपराधी जो हैं, किस तरह के अपराधी वहाँ पर पहुँचे थे। इस पर काफ़ी सारी बहस हुई और इसमें ये बताया गया कि फेस रिकॉग्निशन की जो तकनीक है उससे पहचान करके प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर मौजूद रहने के कारण भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने बताया कि महाराष्ट्र में एक घटना ऐसी भी हुई जिसमें एक पुलिस अधिकारी जो है वो छात्रों को धमकी दे रहा है कि अगर वो दोबारा प्रदर्शन में देखा गया तो उसको नारकोटिक्स एक्ट में बंद कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैटन या इलेक्ट्रॉनिक लाठी का उपयोग जो है वो तो बताया ही गया। अब इसमें काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हुई और इसके अलावा कैसे इसको वापस लिया जाएगा उस पर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर एक वॉलंटियर थे जुनैद मलिक जो खाना खिला रहे थे। ये वीडियो इनका काफ़ी वायरल हुआ था। उनके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध करके मसूरी थाना ले जाया गया जो गाज़ियाबाद में है। उनके पिता और परिवार के अन्य लोगों को गाज़ियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बहन के ससुराल के लोगों को भी प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। भूषण ने सवाल किया कि क्या आंदोलनकारी छात्रों को जंतर मंतर पर खाना खिलाना या पानी पिलाना लोकतंत्र में एक अपराध है। बहरहाल केंद्र ने भी निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है। जब बेंच सुनवाई पूरी करने लगी तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि छात्रों के साथ अत्यधिक बल प्रयोग हुआ हो तो सरकार भी इसे गंभीरता से लेती है और निष्पक्ष जांच का समर्थन करती है।
उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के घायल होने के मामलों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये पेच फंसा दिया फिर, क्योंकि पत्थरबाजी वहाँ हुई थी। वो पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग थे? क्या सादे कपड़ों में जो पुलिस वाले थे वो तो नहीं थे? आज एक खबर आई है कि वहाँ पर पत्थरों से भरा हुआ जो ट्रक जंतर मंतर पर देखा गया था, वहाँ खड़ा किया गया था, उस ट्रक को इस घटना से 4 दिन पहले पुलिस ने जब्त किया था। जाहिर है, तो ये बात तो साबित होती है कि जब्त किया हुआ, पुलिस ने जिसको जब्त किया है उस ट्रक में भरकर वहाँ पत्थर अगर पहुँचाया गया है तो पुलिस ने ही पहुँचाया होगा। पुलिस वहाँ पर पत्थर लेकर के क्यों गई थी और उन पत्थरों का कितना इस्तेमाल किया गया? कई बार आंदोलन में ऐसा होता है कि कुछ छात्र उत्साह में आकर के और पत्थर चलाने लगते हैं। उन छात्रों का क्या होगा? अब पुलिस के हिसाब से 2800 से ज़्यादा लोगों की पहचान की गई है, जिसमें कि करीब 900 से 1000 जो हैं उनका गंभीर अपराधों का रिकॉर्ड है। ये लोग प्रदर्शन स्थलों पर अलग अलग जगहों पर पाए गए थे। इसमें 101 हैं जिन पर हत्या का मामला है, 62 हत्या के प्रयास का मामला है 62 पर, और करीब 294 पे डकैती का मामला है, 61 पर रेप का मामला है, कुछ पर पॉक्सो एक्ट का मामला है, आर्म्स एक्ट का मामला है, एनडीपीएस का भी मामला है। ये ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बार बार अपराध किए हैं। बहरहाल जो ये अपराधी थे उनका पूरा मामला ही अलग बनता है, क्योंकि छात्र आंदोलन में इनके होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर छात्र वहाँ गए थे, जो कि वहाँ पत्थरबाजी के लिए नहीं गए थे, लेकिन उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो पत्थरबाजी के किए गए हैं और या पुलिस पर हमले के किए गए हैं, तो ये जो धाराएं लगी हुई हैं, इन धाराओं में जिनकी गिरफ्तारी हुई है उस पर क्या कार्रवाई होगी? अभी एक बात बहुत साफ है कि जो समझौता सीजेपी के साथ हुआ उसमें भी कहा गया है कि अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। वो तो बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि वो धारा जो है उसमें ज़्यादा कार्रवाई भी नहीं होती और अदालत में जाने के बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिन पर हत्या के मामले, हत्या की कोशिश के मामले, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले, इस तरह के गंभीर मामले लगे हैं, उनका क्या होगा? दरअसल पुलिस तो ज़्यादातर कोशिश करती है कि लोगों पर गंभीर आरोप लगा दिए जाएं और फिर उनको मुकदमे में लंबे समय तक खींचा जाए, तो उनका क्या होगा? अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं तो इसकी उम्मीद बनी है कि एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी और जो ज्यादती पुलिस वालों ने की उस पर भी सरकार की तरफ से कोई न कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? आप भी अपनी राय को हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के हमें बताइए। इसके साथ साथ आप हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी जो घंटी है उसको दबा दीजिए, ताकि आपके पास हमारे सभी प्रोग्राम्स की सूचना जल्दी से जल्दी मिल सके। सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसकी मदद से आप प्रोग्राम को एक ही साथ एक ही जगह बेहतर ढंग से देख सकते हैं। सत्य हिंदी सदस्यता अभियान अभी भी जारी है और उससे जुड़ करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।